कहानी की शुरुआत एक मशहूर डिटेक्टिव हरक्यूल से होती है, जो अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगाए एक डरावनी और रहस्यमयी हवेली के अंदर घूम रहा होता है। हवेली का माहौल बेहद खौफनाक था। हरक्यूल बड़ी सावधानी से हवेली की हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े राज का पता लगाने आया हो। धीरे धीरे चलते हुए वह हवेली के एक कमरे तक पहुंचता है। वहां एक छोटे से टेबल पर पानी से भरा एक टब रखा हुआ था, जिसके अंदर कई सारे सेब पड़े हुए थे। हरक्यूल उस टब को ध्यान से देखने लगता है और जैसे ही वह पानी के अंदर अपना मुंह डालता है, तभी अचानक पीछे से कोई रहस्यमयी चीज उस पर हमला कर देती है। यह हमला इतना खतरनाक था कि हरक्यूल बुरी तरह घबरा जाता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगती हैं। उसी वक्त उसका बॉडीगार्ड तेजी से कमरे के अंदर पहुंचता है। वह तुरंत हरक्यूल को पानी से बाहर खींच लेता है। अच्छी बात यह थी कि हरक्यूल की जान बच जाती है, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाता कि आखिर उस पर हमला किसने किया। उसे सिर्फ एक ही इंसान पर शक होता है, लेकिन तभी हवेली के बाहर से किसी औरत की जोरदार चीख सुनाई देती है। चीख इतनी डरावनी थी कि वहां मौजूद सभी लोग तुरंत बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे ही सब लोग बाहर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। एक औरत दूसरी मंजिल से सीधे नीचे लगी एक नुकीली मूर्ति पर आकर गिरी हुई थी। उसकी मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हो चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह वही औरत थी जिस पर हरक्यूल को सबसे ज्यादा शक था। अब हरक्यूल पूरी तरह उलझ चुका था। जिस इंसान पर उसे शक था, वही अचानक इतनी रहस्यमयी तरीके से मर चुकी थी। दरअसल यह सब कुछ घंटों पहले शुरू हुआ था। जब हरक्यूल अपने घर पर आराम से बैठकर नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसका बॉडीगार्ड उसके पास आता है। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि कोई खास इंसान हरक्यूल से मिलने आया है। वह हरक्यूल को एक सेब दिखाता है, जिसे देखते ही हरक्यूल तुरंत पहचान जाता है। दरअसल यह उसकी पुरानी दोस्त का खास तरीका था। थोड़ी देर बाद वह लड़की अंदर आती है। वह शहर की एक बेहद मशहूर राइटर थी। लंबे समय बाद अपने दोस्त को देखकर हरक्यूल भी हैरान रह जाता है। कुछ देर बातचीत के बाद लेखिका उसे एक रहस्यमयी घटना के बारे में बताने लगती है। वह बताती है कि शहर की मशहूर गायिका रोवेना की बेटी की कुछ दिनों पहले अजीब तरीके से मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि वह लंबे समय से बीमार थी, लेकिन उसकी मौत से पहले उसने अचानक अपनी सगाई भी तोड़ दी थी। इसी वजह से पूरे शहर में उसकी मौत को लेकर अलग अलग अफवाहें फैलने लगी थी। लेखिका हरक्यूल को बताती है कि आज रात रोवेना की हवेली में हैलोवीन पार्टी होने वाली है। ये ऐसा त्योहार था जिसमें लोग डरावने कपड़े और मुखौटे पहनकर पार्टी करते थे। लेकिन इस पार्टी की सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक पादरी महिला भी आने वाली थी, जो आत्माओं और भूत प्रेतों पर विश्वास करती थी। लोगों का मानना था कि वह किसी भी जगह पर मौजूद आत्माओं को महसूस कर सकती है, और लेखिका चाहती थी कि हरक्यूल भी वहां चले और सबको साबित करे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। पहले तो हरक्यूल इस बात के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह अब इन मामलों से दूर रहना चाहता था। लेकिन काफी कहने के बाद वह आखिरकार पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। शाम होते ही रोवेना की हवेली में हैलोवीन पार्टी शुरू हो जाती है। पूरी हवेली को बेहद डरावने तरीके से सजाया गया था। हर तरफ मोमबत्तियां, अजीब मुखौटे और डरावनी सजावट दिखाई दे रही थी। पार्टी में कई बच्चे भी अलग अलग कपड़े पहनकर आए हुए थे। इसी दौरान वहां एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया जाता है। उसमें सबको बताया जाता है कि कई साल पहले इस हवेली में एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी। डॉक्टरों और नर्सों ने बच्चों का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वे उन्हें छोड़कर वहां से चले गए। इलाज न मिलने की वजह से उन सभी बच्चों की मौत हो गई थी। तभी से लोगों का मानना था कि उन बच्चों की आत्माएं आज भी उस हवेली में भटकती हैं। हालांकि वहां मौजूद लोगों को डरने के बजाय पार्टी का आनंद लेने के लिए कहा जाता है, और धीरे धीरे सभी लोग फिर से जश्न में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच रोवेना की नौकरानी की मुलाकात एक लड़के से होती है, जो एक डॉक्टर का बेटा था। वह लड़का अपने पिता के साथ पार्टी में आया हुआ था। नौकरानी कुछ देर उससे बात करती है और फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वही नौकरानी हरक्यूल और राइटर के पास पहुंचती है। तभी राइटर एक बार फिर हरक्यूल को उस हवेली और वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने लगती है। राइटर हरक्यूल को बताने लगती है कि रोवेना की बेटी एलिशिया की मौत इसी हवेली में हुई थी। लोगों का मानना था कि इस घर में उन बच्चों की आत्माएं मौजूद हैं, जिनकी कई साल पहले बीमारी से मौत हुई थी। उन्हीं आत्माओं ने एलिशिया को अपने काबू में कर लिया था। कहा जाता था कि मरने से पहले एलिशिया को किसी ने बुरी तरह पीटा था और फिर उसे छत से नीचे गिरा दिया गया। ये सब सुनकर हरक्यूल को यकीन नहीं होता। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। लेकिन हवेली का माहौल इतना अजीब था कि वहां मौजूद हर इंसान डरा हुआ नजर आ रहा था। इसी
इसी बीच डॉक्टर का बेटा अपने पिता से मिलने पहुंचता है। वह काफी डरा और घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में साफ डर नजर आ रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसके बारे में वह किसी को बताना नहीं चाहता। कुछ देर बाद खुद रोवेना सभी लोगों के सामने आती है। उसके चेहरे पर दुख और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी बेटी की मौत का सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। थोड़ी देर बाद वहाँ वह पादरी महिला भी पहुंच जाती है, जिसके साथ कुछ और लोग भी थे। उन सभी ने अजीब और डरावने मुखौटे पहन रखे थे। उनका अंदाज इतना रहस्यमयी था कि वहाँ मौजूद लोग उन्हें देखकर ही डरने लगे। रोवेना उन्हें हवेली के अंदर ले जाती है और आत्माओं से संपर्क करने की सारी तैयारियों के बारे में बताती है। तभी वह पादरी महिला अचानक कहती है कि उसे इस हवेली में आत्माओं की मौजूदगी महसूस हो रही है। यह सुनते ही हरक्यूल उसके सामने आ जाता है। उसे अब भी भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर एक अजीब घटना घटती है। एक जलता हुआ झूमर अचानक अपने आप नीचे गिर जाता है। पूरे कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ मौजूद बच्चे डर कर चीखने लगते हैं। माहौल इतना डरावना हो चुका था कि तुरंत सभी बच्चों को वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वही डॉक्टर खड़ा दिखाई देता है। तभी नौकरानी हरक्यूल को उसके बारे में बताती है। वह कहती है कि डॉक्टर पहले सेना में काम करता था। युद्ध के दौरान उसने सैनिकों की बेहद दर्दनाक हालत देखी थी। उन घटनाओं का असर उसके दिमाग पर इतना बुरा पड़ा कि वह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गया। यही वजह थी कि वह हमेशा डरा और घबराया हुआ रहता था। थोड़ी देर बाद सभी लोग ऊपर वाले कमरे तक पहुंचते हैं, जिसकी चाबी सिर्फ रोवेना के पास थी। रोवेना धीरे से दरवाजा खोलती है और सभी अंदर चले जाते हैं। यह एलिशिया का कमरा था। कमरे के अंदर उसका पुराना सामान अब भी वैसे ही रखा हुआ था। हर तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में अब भी किसी की मौजूदगी हो। हरक्यूल कमरे की हर चीज को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी नौकरानी उसे बताती है कि रोवेना अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। दोनों इसी हवेली में साथ रहते थे। रोवेना ने अपनी गायकी से काफी पैसा कमाया था। जब एलिशिया बड़ी हुई तब उसे अपने ही एक दोस्त से प्यार हो गया। बाद में दोनों की सगाई भी हो गई। लेकिन धीरे धीरे इस हवेली का असर एलिशिया पर पड़ने लगा। उसे हर जगह अजीब परछाइयां और आत्माएं दिखाई देने लगी। वह हमेशा डरी और परेशान रहने लगी थी। नौकरानी बताती है कि एक दिन एलिशिया के शरीर पर गहरे घाव दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। इसके बाद लोगों का मानना था कि आत्माओं ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और आखिर में उसे छत से नीचे फेंक कर मार डाला। इसी दौरान एलिशिया का मंगेतर भी वहां पहुंच जाता है। वह काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसके पास पार्टी का निमंत्रण कार्ड था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे बुलाया किसने था। रोवेना उसे देखकर हैरान रह जाती है। दोनों के बीच माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। उनके चेहरों से साफ लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसी बीच आत्माओं से बात करने की रस्म शुरू करने की तैयारी होने लगती है। हवेली का माहौल अब पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। पादरी महिला सबको बताती है कि अब वह एलिशिया की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करेगी। उसके मुताबिक आत्मा जो भी कहना चाहेगी वह अपने आप उसके टाइपराइटर पर लिखा जाने लगेगा। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होती है, पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। मोमबत्तियों की लौ हिलने लगती है और अचानक टाइपराइटर अपने आप चलने लगता है। हरक्यूल यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। लेकिन अगले ही पल टाइपराइटर पर शब्द अपने आप टाइप होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो और एलिशिया की आत्मा सच में उनसे बात कर रही हो। यह सब देखकर हरक्यूल तुरंत वहां से उठता है और कमरे की चिमनी खोल देता है। जैसे ही चिमनी खुलती है, वहां छिपा एक लड़का नीचे गिर पड़ता है। दरअसल वह पादरी महिला का साथी था। वह घबराकर सबको सच बताने लगता है। उसके मुताबिक पादरी महिला इशारों से उसे संकेत दे रही थी और वहीं छिपकर रिमोट की मदद से टाइपराइटर चला रहा था। यानी अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ लोगों को डराने का एक नाटक था। वहाँ किसी भूत का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन तभी अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पादरी महिला की हालत अचानक खराब होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वह जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। कमरे में मौजूद लोग डर से कांप उठते हैं। अगले ही पल पादरी महिला अजीब आवाज में रोवेना से बात करने लगती है। वह कहती है कि इस घर में किसी ने एलिशिया का कत्ल किया था। यह सुनते ही रोवेना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद पादरी महिला और जोर से चीखने लगती है। सभी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर किसी तरह उसे शांत करता है। कुछ देर बाद जब उसकी हालत सामान्य होती है, तब हरक्यूल उससे बात करने पहुंचता है। हरक्यूल को अब भी लगता था कि यह सब एक नाटक है, लेकिन पादरी महिला दावा करती है कि हवेली में कई गहरे राज छिपे हुए हैं। वह
वह हरक्यूल से कहती है कि अगर उसे सच्चाई जाननी है तो उसे उसकी जगह लेनी होगी। इसके लिए हरक्यूल को उसका मुखौटा और कोट पहनना पड़ेगा, तभी उसे इस हवेली असली सच दिखाई देगा। हरक्यूल उसकी बात मान लेता है और उसका मुखौटा कोट पहनकर हवेली में आगे बढ़ने लगता है। और फिर कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, जब हरक्यूल पर किसी ने हमला किया था और उस पादरी महिला के गिरने से मौत हो गई थी। कुछ देर बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। हरक्यूल की हालत अभी भी खराब थी। तभी रोवेना उसे शहद वाली चाय देती है। चाय पीने के बाद हरक्यूल को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। इसके बाद हरक्यूल वहाँ मौजूद सभी लोगों को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी राइटर दोस्त उसे बताती है कि पादरी महिला का कहना था कि एलिशिया की मौत कोई हादसा नहीं थी, किसी ने उसका कत्ल किया था। उसे शक था कि एलिशिया का मंगेतर इस मामले में शामिल हो सकता है, लेकिन यह सुनते ही वह तुरंत खुद को निर्दोष बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पादरी महिला के साथी अपनी मालिक की मौत से बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। तभी अचानक हरक्यूल उठता है और पूरी हवेली के दरवाजे बंद कर देता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि इस हवेली में किसी ने कत्ल किया है। एक डिटेक्टिव होने के नाते वह इस केस को अपने हाथ में ले लेता है और फैसला करता है कि अब वह यहाँ मौजूद हर इंसान से पूछताछ करेगा और इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। इसके बाद हरक्यूल रोवेना से एलिशिया के बारे में पूछता है। तब रोवेना उसे हवेली के ऊपर बने एक हिस्से में ले जाती है जहाँ कई फूल उगाए गए थे। वह बताती है कि वहाँ मधुमक्खियाँ आती थीं, जिनसे उन्हें शहद मिलता था। एलिशिया को वह शहद बहुत पसंद था क्योंकि उसे लगता था कि वह उसकी सेहत के लिए अच्छा है। रोवेना आगे बताती है कि उसे लगता है उसकी बेटी से जुड़े कई राज अब भी इस हवेली में छिपे हुए हैं। इसी वजह से उसने उन सभी लोगों को यहाँ बुलाया था, क्योंकि कई बार उसे ऐसा महसूस होता था जैसे एलिशिया की आवाज अब भी हवेली में गूंजती हो। इसी बीच हरक्यूल को भी हवेली के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह पूरे घर की जांच करने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि हवेली की दीवारों से पानी बह रहा है, जबकि वहाँ कहीं भी पानी मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद हरक्यूल डॉक्टर के पास पहुँचता है और दोनों मिलकर पादरी महिला की लाश की जांच करते हैं। डॉक्टर बताता है कि उसके शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, यानी किसी ने उसे पकड़कर नीचे नहीं फेंका था। उसकी मौत गिरने की वजह से हुई थी। हरक्यूल यह भी नोटिस करता है कि डॉक्टर अब भी काफी डरा और परेशान दिखाई दे रहा था। तभी उसका बेटा वहाँ आता है और उसे संभालने लगता है। उम्र में छोटा होने के बावजूद वह काफी समझदार लग रहा था। इसके बाद डॉक्टर हरक्यूल को बताता है कि उसने युद्ध के दौरान बहुत खून खराबा देखा था। उसकी आंखों के सामने कई सैनिक तड़प तड़प कर मरे थे। उन घटनाओं ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। जब वह इस हवेली में आया था तब उसने एलिशिया को भी उसी तरह दर्द में तड़पते देखा था। वह अक्सर भूत प्रेत देखने की बातें करती थी, लेकिन डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पाया। डॉक्टर को आज भी इस बात का अफसोस था कि वह एलिशिया को बचा नहीं सका। इसी दौरान हरक्यूल को अचानक अजीब महसूस होने लगता है और वह वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहाँ वह शीशे के सामने खड़ा होता है, लेकिन तभी शीशे में उसे अपने पीछे एलिशिया की डरावनी परछाई दिखाई देती है। उसका चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था। ये देखकर हरक्यूल बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई भी मौजूद नहीं होता। हरक्यूल अभी भी उस डरावनी परछाई के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर का बेटा वहाँ आ जाता है। उसके हाथ में एक किताब थी। हरक्यूल खुद को संभाल लेता है और उस लड़के की किताब पर ध्यान देता है। इसके बाद हरक्यूल नीचे आकर हवेली के आसपास जांच करने लगता है। तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो एक कोने में डरी हुई खड़ी थी। वह लड़की किसी से छिपती हुई दिखाई दे रही थी। हरक्यूल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक उसकी राइटर दोस्त वहाँ आ जाती है और हैरानी से पूछने लगती है कि वह आखिर किससे बात कर रहा है। हरक्यूल तुरंत उस लड़की की तरफ इशारा करता है, लेकिन जब दोनों वहाँ देखते हैं तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। यह देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसी समय हवेली के अंदर से फिर अजीब आवाजें आने लगती हैं। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छिपकर रो रहा हो। हरक्यूल और बाकी लोग उन आवाजों का पीछा करते करते हवेली के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। बेसमेंट में कई बच्चों की सड़ी हुई लाशें पड़ी थीं। उन बच्चों के शरीर पूरी तरह गल चुके थे। यही वे बच्चे थे जिनकी मौत सालों पहले उस खतरनाक बीमारी की वजह से हुई थी। यह दृश्य देखकर हर कोई डर जाता है। तभी डॉक्टर का बेटा बताता है कि यह उन्हीं बच्चों की लाशें हैं। लेकिन तभी एलिशिया का मंगेतर अचानक डॉक्टर पर शक करने लगता है। उसकी बात सुनते ही डॉक्टर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ मौजूद लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हरक्यूल की नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। उसे दिखाई देता है कि एक कंकाल के आसपास कई मधुमक्खियां उड़ रही थीं। यह देखकर हरक्यूल
और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। आखिरकार डॉक्टर अपने बेटे की बात सुनकर शांत हो जाता है। उसका बेटा उसे दवा देता है और उसे संभालने लगता है। डॉक्टर बेहद थका और टूटा हुआ लग रहा था। वह हरक्यूल की तरफ देखकर कहता है कि शायद अब हरक्यूल को भी उसी की तरह अजीब चीजें दिखाई देने लगी हैं। इतना कहने के बाद वह सो जाता है। हरक्यूल डॉक्टर को एलिशिया के कमरे में सुला देता है और बाहर से दरवाजा बंद करके चाबी अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह एलिशिया के मंगेतर से बात करने लगता है। वह बताता है कि पहले उसका और एलिशिया का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे एलिशिया की हालत बिगड़ने लगी और दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए। आखिर में एलिशिया ने उससे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन उसकी मौत की खबर सुनकर वह पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि वह अब भी उससे बेहद प्यार करता था। अपनी बात साबित करने के लिए वह हरक्यूल को एलिशिया की तस्वीर दिखाता है, जिसे वह अब तक अपने पास संभाल कर रखे हुए था। इसके बाद वह एक खत भी दिखाता है, जिसके जरिए उसे इस पार्टी में बुलाया गया था। हरक्यूल उस खत को ध्यान से देखता है और उसमें बने एक सेब के निशान पर उसकी नजर टिक जाती है। उसी पल हरक्यूल को फिर अजीब महसूस होने लगता है। उसकी हालत बिगड़ती देख उसकी राइटर दोस्त उसे वहां से बाहर ले जाती है। हरक्यूल का बॉडीगार्ड उसके लिए कुर्सी लेकर आता है, लेकिन हरक्यूल उसे खुद बैठने के लिए कह देता है। इसके बाद हरक्यूल अपनी राइटर दोस्त को सेब दिखाते हुए उससे सवाल करने लगता है। उसे अब यकीन हो चुका था कि एलिशिया के मंगेतर को पार्टी में बुलाने के पीछे उसी का हाथ था। धीरे धीरे हरक्यूल के सामने कई बातें साफ होने लगती हैं। इसके बाद वह अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या वह उस रात भी यहाँ आया था जब एलिशिया की मौत हुई थी। बॉडीगार्ड के यहाँ कहने पर हरक्यूल समझ जाता है कि ये दोनों उसे यहाँ किसी खास मकसद से लाए थे। अब हरक्यूल को लगने लगता है कि उसकी राइटर दोस्त सिर्फ उसे गलत साबित करना चाहती थी, क्योंकि हरक्यूल हमेशा कहता था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ देर बाद राइटर आखिरकार सच स्वीकार कर लेती है। वह बताती है कि उसकी पिछली किताबें सफल नहीं हुई थी, इसीलिए वह इस बार दुनिया के सबसे मशहूर डिटेक्टिव को गलत साबित करके खुद मशहूर होना चाहती थी। लेकिन हरक्यूल उस पर पादरी महिला की मौत का आरोप लगाने लगता है। हालांकि राइटर साफ इनकार कर देती है। उसके मुताबिक वह सिर्फ हरक्यूल को झूठा साबित करना चाहती थी, किसी की हत्या नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक हवेली के अंदर से फिर डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सभी लोग भागकर एलिशिया के कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का दृश्य देखकर सभी दंग रह जाते हैं। डॉक्टर की लाश कमरे के अंदर पड़ी थी। उसके शरीर में चाकू घुसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद अपनी जान ले ली हो। यह देखकर डॉक्टर का बेटा पूरी तरह टूट जाता है। अब हरक्यूल को लगने लगता है कि उसकी राइटर दोस्त शायद निर्दोष है, क्योंकि कमरे की चाबी सिर्फ उसी के पास थी। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी यही कहते हैं कि वे कमरे के अंदर गए ही नहीं थे। तभी रोवेना डरते हुए कहती है कि यह सब आत्माओं का काम है। जैसे उन्होंने एलिशिया को अपनी जान लेने पर मजबूर किया था, वैसे ही आज डॉक्टर को भी मार डाला। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और हवेली से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हरक्यूल अब भी सच जानना चाहता था, इसलिए वह हवेली की नौकरानी से पूछताछ शुरू करता है। नौकरानी बताती है कि जिस रात एलिशिया की मौत हुई थी, उस रात रोवेना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह उसे सुलाकर खुद एलिशिया के पास गई थी। उस वक्त एलिशिया दर्द से तड़प रही थी। यह सुनते ही हरक्यूल तुरंत समझ जाता है कि उसे जरूर कोई दवा दी गई होगी। नौकरानी रोते हुए इस बात को स्वीकार कर लेती है। इसी दौरान हरक्यूल की नजर एलिशिया की बचपन की एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में वह उन्हीं फूलों के पास खड़ी थी जहाँ मधुमक्खियां आती थीं और शहद बनता था। एलिशिया की बचपन वाली तस्वीर को देखते ही हरक्यूल अचानक चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि हवेली में जिसे वह छोटी लड़की का भूत समझ रहा था, वह दरअसल एलिशिया के बचपन की झलक थी। इसके बाद हरक्यूल दोबारा एलिशिया के कमरे में जाता है। वहाँ जांच करते समय अचानक उसके हाथ से एक कप नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, उसकी नजर फर्श पर पड़े एक फटे हुए फोटो पर पड़ती है। वह फोटो एलिशिया और उसके मंगेतर की थी। हरक्यूल उस तस्वीर के टुकड़ों को ध्यान से देखने लगता है और तभी उसके दिमाग में सारी बातें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। कुछ देर बाद हरक्यूल पूरी हवेली को बंद कर देता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है। हवेली का माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी हरक्यूल सबके सामने कहता है कि इस हवेली में कोई भूत नहीं है, क्योंकि अगर आत्माएं सच में लोगों को मार रही होती तो एलिशिया के साथ साथ पादरी महिला और डॉक्टर की मौत का राज भी अलग होता। इसका मतलब साफ था कि असली कातिल इसी हवेली में मौजूद था। इसके बाद हरक्यूल एलिशिया और उसके मंगेतर की फटी हुई तस्वीर को जोड़ता है और अचानक सबके सामने असली कातिल का नाम बता देता है। उसके मुताबिक एलिशिया की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद रोवेना थी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। रोवेना खुद भी गुस्से से भर उठती है, लेकिन हरक्यूल अब पूरी सच्चाई सबके सामने रखने लगता है। वह बताता है कि रोवेना अपनी बेटी को जो शहद खिलाती थी वह साधारण शहद नहीं था। उन फूलों से बने शहद में ऐसी चीज मौजूद थी जिससे इंसान को भ्रम होने लगते थे। यही वजह थी कि एलिशिया को हमेशा अजीब परछाइयां और भूत दिखाई देते थे। असल में वहाँ कोई आत्माएं
नहीं थीं। वह सिर्फ उस जहरीले शहद की वजह से डरावनी चीजें देखने लगी थीं। हरक्यूल बताता है कि उसके साथ भी यही हुआ था। जब रोवेना ने उसे शहद वाली चाय दी थी तब उसे भी अजीब आवाजें और एलिशिया का भूत दिखाई देने लगा था। अब हरक्यूल को समझ आ चुका था कि एलिशिया धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटती जा रही थी। वह हमेशा डर में जी रही थी और इस हवेली से दूर जाना चाहती थी। वह अपने मंगेतर से शादी करके यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन रोवेना अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। इसी वजह से उसने दोनों का रिश्ता भी तोड़वा दिया। हर दिन वह एलिशिया को वही शहद देती रही, जिसकी वजह से उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। जिस रात एलिशिया की मौत हुई उस रात रोवेना की तबीयत खराब थी, इसलिए नौकरानी उसे आराम करने के लिए छोड़कर एलिशिया के पास चली गई थी। उस वक्त एलिशिया दर्द से तड़प रही थी। उसे शांत करने के लिए नौकरानी ने उसे शहद खिला दिया, लेकिन उस रात शहद की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो गई थी। उसी ओवरडोज की वजह से एलिशिया की मौत हो गई। ये सच सुनते ही नौकरानी जोर जोर से रोने लगती है। उसे एहसास हो चुका था कि अनजाने में उसी की वजह से एलिशिया की जान गई थी। हरक्यूल आगे बताता है कि अगले दिन जब रोवेना ने अपनी बेटी की लाश देखी तब वह पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने खुद एलिशिया के शरीर पर घाव किए और फिर उसकी लाश को छत से पानी में फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि किसी आत्मा ने एलिशिया को मार डाला। और वह अपनी इस योजना में सफल भी हो गई। लेकिन तभी हरक्यूल का बॉडीगार्ड वहां पहुंच गया और उसने एलिशिया की लाश को पानी से बाहर निकाल लिया। इसके बाद डॉक्टर ने एलिशिया की जांच की थी। तभी किसी को यह पता चल गया कि एलिशिया की मौत उस जहरीले शहद की वजह से हुई थी। यही इंसान बाद में रोवेना को ब्लैकमेल करने लगा। मजबूरी में रोवेना उसे पैसे देती रही और धीरे धीरे वह पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसीलिए उसने इस केस से जुड़े सभी लोगों को दोबारा हवेली में बुलाया था, क्योंकि उसे शक था कि डॉक्टर और पादरी महिला ही उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब पादरी महिला ने सबके सामने कहा कि एलिशिया का कत्ल हुआ था, तभी रोवेना ने उसे मारने का फैसला कर लिया। हरक्यूल बताता है कि जब उस पर पानी के पास हमला हुआ था तब असल में रोवेना उसे पादरी महिला समझ रही थी, क्योंकि उस समय हरक्यूल ने उसका मुखौटा और कोट पहन रखा था। लेकिन जैसे ही रोवेना को सच पता चला वह वहां से भाग गई और बाद में उसने पादरी महिला को मूर्ति पर धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी एलिशिया का मंगेतर सवाल करता है कि अगर ऐसा था तो डॉक्टर की मौत कैसे हुई, क्योंकि उस कमरे की चाबी तो सिर्फ हरक्यूल के पास थी। तब हरक्यूल पूरी सच्चाई बताता है। उसके मुताबिक रोवेना ने कमरे में मौजूद फोन से डॉक्टर को कॉल किया था। उसने डॉक्टर को धमकी दी कि उसका बेटा उसके कब्जे में है। अगर वह अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो उसे खुद अपनी जान लेनी होगी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए डॉक्टर पूरी तरह टूट गया। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिर में उसने कमरे में पड़े चाकू से खुद को मार लिया। अब रोवेना पूरी तरह पागल जैसी हो चुकी थी। वह जोर जोर से कहने लगती है कि उसने यह सब अपनी बेटी के लिए किया है। वह एलिशिया को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। इसके बाद वह अचानक सभी लोगों को बंद कर हवेली के ऊपर की तरफ भागने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ हरक्यूल भी तेजी से उसका पीछा करने लगता है। ऊपर पहुंचने के बाद भी रोवेना हरक्यूल को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है। वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हरक्यूल की नजर रोवेना के पीछे खड़ी एक डरावनी परछाई पर पड़ती है। ये एलिशिया का भूत था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। अगले ही पल वह परछाई धीरे धीरे रोवेना की तरफ बढ़ने लगती है। रोवेना भी अचानक डर से कांप उठती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि कोई अनदेखी ताकत उसे पकड़ रही है। फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती पीछे की तरफ घसीट रहा हो। रोवेना चीखने लगती है, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद वह ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस बार यह कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि रोवेना हरक्यूल से काफी दूर खड़ी थी और उसने खुद महसूस किया था कि कोई उसे खींच रहा है। अब हरक्यूल को भी एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में सच में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है। अगले दिन हवेली से 3 लाशों को बाहर निकाला जाता है। हवेली का सारा रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन वहां का डरावना माहौल अब भी वैसा ही था। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।